हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12th के इंग्लिश के जो पोएम है, पोएम का 5 नंबर एन इपिटैप, उसका पूरा क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ये क्वेश्चन और आंसर बुक के बैक एक्सरसाइजेज हैं और लगभग क्वेश्चंस इसी से पूछे जाते हैं। तो पहला तो एन इपिटैप का मतलब होता है इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम इन मेमोरी ऑफ डेड, यानी कोई भी कब्र या समाधि होती है उसके ऊपर लेख लिख दिया जाता है। जब क्रिश्चियन धर्म में लोगों की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें दफना दिया जाता है। हिंदुओं में जलाया जाता है, उनमें दफनाया जाता है और उसके ऊपर सीमेंटेड कब्र बना दी जाती है, स्क्वायर टाइप का, लंबा लंबी, और उसके बाद उस पर कुछ लिख दिया जाता है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ, इसका फुल नेम, ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, ऐसे करके उनको याद करने के लिए। तो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है पहला कि किंग्स एंड रूलर्स बिल्ड मेमोरियल्स इन मेमोरी ऑफ देयर नियर एंड डियर वंस, यानी पुराने ज़माने के जो राजा महाराजा होते थे वो मेमोरियल्स बनाते थे। मेमोरियल्स यानी स्मारक। होता क्या है, जहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन कर दिया जाता है और कहा जाता है कि यही स्मारक है। क्यों है? तो वहाँ पे जो इनकी मृत्यु होती है उनको याद करने के लिए कभी कभी वहाँ जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, याद करते हैं। जब बड़े लोग मरते थे तो बड़े लोगों की बड़ी बात वो स्मारक बनवा देते थे लंबा चौड़ा कि यहाँ पे मेरा करीबी मरा है। हाउ डू कॉमन मैन रिमेंबर देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हु हैव डाइड, लेकिन जो सामान्य आदमी है वो अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को कैसे याद करते हैं जब वो मर जाते हैं? तो जो छोटे लोग होते हैं, जो कॉमन, छोटे तो कोई लोग नहीं है, लेकिन जो सामान्य आदमी है उनके पास तो उतना पैसा है नहीं, तो वो सिंपली ही काम चला लेते हैं, स्मारक तो बनवा नहीं सकते हैं। तो कॉमन मैन हैंग द पोर्ट्रेयल, हैंग यानी टांगना, पोर्ट्रेयल ऑफ देयर नियर एंड डियर्स, एंड पोर्ट्रेयल यानी तस्वीर में उसको टांग देते हैं दीवार पे और उन पे फूलों की माला चढ़ा देते हैं और हर साल उस माला को चेंज भी करते हैं। You might have come across some lines of words written on a grave on memorial. अगर आप कभी किसी के मेमोरियल पर, यहाँ पे तो ज़्यादा देखने को मिलता नहीं है, लेकिन अगर आप किसी के मेमोरियल पर, उसके स्मारक पर गए होंगे तो आपको पता होगा कि वहाँ पे कुछ लाइन लिखी रहती है, वर्ड्स की, कविता की कुछ लाइनें लिखी रहती है। इसको बोलते क्या हैं और इसका महत्व क्या है? तो इसको कहा जाता है इपिटैप, एन इपिटैप, यही कब्र या समाधि के ऊपर लिखा गया लेख। इट इज़ इंस्क्राइब ऑन द टॉम इन मेमोरी ऑफ डेड, उसी कब्र पर उसको लिख दिया जाता है। इंस्क्राइब करना यानी उसको उकेर कर, अगर वो सीमेंटेड है, होता सीमेंटेड ही है, उसको खोद खोद के उसको उकेर कर उस पर लिखा जाता है उस मरने वाले के बारे में या फिर कोई कविता। अब है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। इस सारे सेंटेंस को पढ़िए और सही स्टेटमेंट के लिए लिखिए टी और फॉल्स के लिए एफ। तो पहला है कि द पोएट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग फॉर ए लेडी, कि कवि एक बहुत ही दुखद भावना को एक लेडी के लिए एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। लेडी बिलोंग टू द नॉर्थ कंट्री, गलत है। लेडी बिलोंग टू द वेस्ट कंट्री, पश्चिमी महिला थी वो, पश्चिम देश की बहुत सुंदर महिला थी जो शायद ही कभी हुई थी। तीसरा है कि द पोएट कंसीडर्ड हर एज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, हाँ, पोएट उसको बहुत सुंदर महिला मानते थे, ट्रू होगा। ब्यूटी रिमेन्स फॉर एवर, फॉर एवर यानी हमेशा के लिए। इफ वी टेक प्रॉपर केयर ऑफ इट, अगर ठीक ढंग से देखभाल किया जाए तो क्या सुंदरता को बचाया जा सकता है? तो ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। और यहाँ पे सुंदरता को बचाने का मतलब होता है, यहाँ पे सुंदरता यानी मुंह की, चेहरे की सुंदरता की बात की जा रही है। कुछ भी कर लिया जाए, इस सुंदरता को नहीं बचाया जा सकता है, क्योंकि आदमी जब जवान होता है तो एक समय उसको बूढ़ा होना पड़ता है, उसके चेहरे पर झुर्री पड़ेगी और उसका चेहरा खराब हो जाएगा। इसलिए कुछ भी कर लिया जाए, इस सुंदरता को बचाया नहीं जा सकता है। अब अगला है कि देयर आर अदर पर्सन्स हु न्यू द लेडी। तो देखिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि क्या कुछ और भी लोग थे जो कि लेडी को जानते थे? तो जब वो जिंदा थी तब तो उसको सिर्फ पोएट नहीं जानते होंगे, बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन मोल तो अब का है। इससे पहले क्या हुआ, लेडी के मोल अब का है, यानी जब लेडी मर गई है तो बात इसी पे फोकस है। उससे पहले क्या हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। तो अब लेडी गई है मर और उसे अब कोई नहीं जानता है, कोई याद नहीं करता है।
द पोएट फील्स दैट आफ्टर हिज डेथ यानी पोएट की डेथ नोबडी विल रिमेंबर है। अब कवि जो है वो सोचते हैं कि अब जब मैं भी मर जाऊंगा तो अब उसको कोई याद नहीं करेगा। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। और ये हो क्यों रहा है? क्योंकि कवि भी जो है अब काफ़ी बूढ़े हो गए हैं और बूढ़े होने के बाद एक दिन उनको मरना पड़ेगा और कोई उस महिला को याद नहीं करने वाला है, ऐसा कवि कहते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है ब्रीफली वाला, यानी शॉर्ट में इन सब का आंसर देना पड़ता है। तो पहला क्वेश्चन है वेयर डज द लेडी लाई। लाई का मतलब लेटना या पड़े रहना। महिला कहाँ लेटी या पड़ी हुई है? तो महिला लाइज इन द ग्रेव यानी कि कब्र। अब महिला मर चुकी है, उसकी मृत्यु हो चुकी है, अब वो समाधि में लेट गई है। हाउ डज शी लुक टू द पोएट। इसका मतलब है कि वह कवि को कैसी लगती है। लुक टू द पोएट यानी कैसी लगती है। तो अकॉर्डिंग टू द पोएट यानी कवि के अनुसार शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन द वेस्ट कंट्री, यानी पश्चिमी देश की वो बहुत ही खूबसूरत महिला थी। वॉट शी वॉज ए काइंड एंड कंसिडरेट लेडी। क्या वह काइंड और कंसिडरेट थी? काइंड का मतलब होता है दयालु और कंसिडरेट का मतलब होता है विचारशील और समझदार। तो क्या वह महिला दयालु और समझदार थी? तो बिल्कुल हाँ, कभी ऐसा कहते हैं कि वह बहुत ही दयालु थी और समझदार भी थी। चौथा नंबर है कि व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट ब्यूटी। आखिर कवि ब्यूटी के बारे में क्या सोचते हैं? तो देखिए दोस्तों, ये जो सुंदरता है ये एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है। इसके बारे में सब लोगों ने अलग अलग विचार दिए हैं। अगर आप जॉन कीट्स के बारे में पढ़ेंगे तो उनके लिए ब्यूटी ट्रूथ और ट्रूथ ब्यूटी है, लेकिन कवि के विचार अलग है। सुंदरता के बारे में क्या सोचते हैं? सोचते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, पैसेज यानी समय बीतने के साथ, समय के साथ, ब्यूटी वैनिसेस यानी गायब हो जाना, पासेस चले जाना। समय के साथ सुंदरता गायब हो जाती है, सुंदरता जाती रहती है। What does the poet mean when he says when I crumble? क्रम्बल का मतलब हो जाता है नष्ट हो जाना, टूट जाना, और यहाँ इस पोएम में मतलब है मर जाना। अब कवि यहाँ पे कहते हैं कि जब मैं मर जाऊँगा, इसका मतलब क्या है? द पोएट एक्सप्रेसेस सैड फीलिंग फॉर द लेडी। अब उस महिला के लिए कवि बहुत ही दुखद भावना अनुभव कर रहे हैं और फील ये कर रहे हैं कि अब जब मैं भी मर जाऊँगा तो कोई नहीं बचेगा इस सुंदर महिला को याद करने के लिए। देखिए दोस्तों, पोएम बहुत मोटिव से लिखी गई है, पोएम का बहुत ही उद्देश्य है। लेकिन यहाँ पे देखिए कवि कितने पहले के थे, 2000 से भी पहले के थे। कवि मर गए और उन्होंने इस कविता को, इस चीज़ को एक कविता में लिख दिया और ये सिलेबस में ऐड हो गया। और सिलेबस ये जब तक कंटिन्यू होता रहेगा तब तक लोग उसको याद करते रहेंगे। तो अभी तक तो पोएट की इस बात को सभी लोग उस लेडी को इस पोएम के ज़रिए अभी भी याद कर रहे हैं। तो ये एक पोएट की टेक्निक ही है किसी चीज़ को दूसरे से याद रखवाने की। आगे है कि एम्बिग्यूटी इज ए पोएटिक डिवाइस। ये है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। एम्बिग्यूटी एक पोएटिक डिवाइस है विच इज यूज टू सजेस्ट मोर देन वन मीनिंग एंड एटीट्यूड, जहाँ पे कि एक से अधिक अर्थ को और एटीट्यूड यानी नज़रिया दिखाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कॉमेंट ऑन द एम्बिग्यूटी इन द यूज़ ऑफ द वर्ड लाइट इन द सेकेंड लाइन ऑफ द पोएम। तो जब सेकेंड लाइन पोएम की है लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वाज शी, तो यहाँ पे लाइट का दो मीनिंग निकल रहा है, यानी लाइट ऑफ स्टेप एंड लाइट ऑफ हर्ट। तो यहाँ दोनों में अलग अलग मीनिंग है। तो इसी आपको बताना है कि यहाँ लाइट का क्या मीनिंग है, दोनों मीनिंग्स क्या है लाइट की। तो देखिए द पोएट हैज़ मेड द यूज ऑफ बट लाइट इन एन एम्बिगियस मैनर। एम्बिगियस का मतलब होता है अस्पष्ट रूप से। उन्होंने एम्बिगियस का यूज अस्पष्ट रूप से किया है। फर्स्टली लाइट मीन्स द नेचुरल लाइट विच इनेबल अस टू सी। तो प्रकाश जो है यहाँ पे नेचुरल प्रकाश की बात हो रही है, जिसके कारण हम देख पाते हैं। आखिर किसी चीज़ को हम कैसे देख पाते हैं? फिजिक्स के हिसाब से जब उस पर कोई लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो हम देख पाते हैं। तो पहला है नेचुरल लाइट। दूसरा है कि पोएट हैज़ यूज्ड इट टू सजेस्ट ग्रेसफुलनेस एंड काइंड हार्ट। ग्रेसफुलनेस का मतलब होता है गुण, आकर्षणशीलता, और दूसरा लाइट का उपयोग किया गया है महिला के लिए कि वो महिला में जो है आकर्षणशीलता थी, उसमें गुण थे और उसका दिल बड़ा ही दयालु था। ही हैज़ मेड द यूज़ ऑफ डुअल मीनिंग। डुअल यानी दोहरा। लाइट का यहाँ पे दोहरा मीनिंग है, किसको दर्शाने के लिए?
तो डिस्कवर द रेयर ब्यूटी यानी दुर्लभ ब्यूटी उस महिला की जिसको कि पोएट प्यार करते थे फ्रॉम द कोर ऑफ हिज हार्ट, यानी अपने दिल से उसे बहुत प्यार करते थे। अब क्वेश्चन है दूसरा कि व्हाट अकॉर्डिंग द पोएट आर द टू क्वालिटीज ऑफ ब्यूटी। क्वालिटीज़ का मतलब होता है गुणवत्ता, गुण। अब कवि के हिसाब से ब्यूटी के दो गुण क्या क्या हैं, तो अकॉर्डिंग टू द पोएट ब्यूटी इज इंडोर्ड विथ टू क्वालिटीज़। अब इंडोर का मतलब होता है संपन्न, यानी सुंदरता दो गुणों से संपन्न होती है। पहला ये है कि सच्ची सुंदरता दुर्लभ है, यानी सच्ची सुंदरता बहुत ही दुर्लभ होती है, आसानी से नहीं मिलती है। जो लोग की सुंदर होते हैं उसके प्रति बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन वो सच्ची ब्यूटी है नहीं, क्योंकि वो तो सच्ची ब्यूटी तो दुर्लभ होती है। दूसरा ये है कि इट इज़ ग्रेसियस। ग्रेसियस का मतलब होता है कि विनीत होना, दयालु होना, कृपापूर्ण होना। वाइल थिंकिंग ऑफ द ब्यूटी द पोएट रिमाइंड्स ऑफ द लेडी। रिमाइंड्स यानी याद करना। जब भी वो ब्यूटी के बारे में सोचते हैं तो कवि को उस महिला की याद आती है जिसको कि वो अपने दिल के आंतरिक कोने से प्यार करते थे। ही थिंक्स दैट शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन द वेस्ट कंट्री। वो सोचते हैं कि पश्चिमी देश की वो बहुत ही सुंदर महिला थी और वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेसफुल थी, यानी दयापूर्ण थी। उसमें बहुत ज़्यादा गुण थे, वो दयालु थी, विनीत थी और उसका जो दिल था वो बहुत ही पवित्र था, महान था और वो बहुत ही दयालु थी। What will happen when the poet dies? सिंपल बात है, अब जब कभी मर जाएंगे तो क्या होने वाला है, उस महिला को कोई याद नहीं करेगा। When I crumble, who will remember? तो इसको समझते हैं कि पोएट वॉल्टर डेलामेर इज डीपली ग्रीव्ड ऑन द डेथ ऑफ हिज बिलव्ड। बिलव्ड यानी प्रेमिका, ग्रीव्ड यानी दुख। अपनी प्रेमिका के दुख पर कभी बहुत ही ज़्यादा दुखी है, मौत पर बहुत ही ज़्यादा दुखी है और उसी महिला के लिए अपनी दुखद भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं इस पोएम के जरिए। और जब वो ये बात को सोचते हैं कि जब मेरी ही मृत्यु हो जाएगी, इस महिला को कोई याद नहीं करेगा, तब तो वो और दुखी हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि दुनिया के लिए तो ये बिल्कुल अननोन हो जाएगी, यानी दुनिया तो कभी ये जान ही नहीं पाएंगे कि पश्चिमी देश की कोई महिला थी जो कि इतनी सुंदर थी। दिस आइडिया अपसेट्स हिम, यानी ये आइडिया जो है उनको बहुत ही दुखी करती है। एंड ही बिकम सैड, और वो बहुत ही दुखी हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि व्यक्ति चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर वो सत्कार्य नहीं करता है, अच्छे कार्य नहीं करता है, विनीत, दयालु, कृपापूर्ण नहीं होता है तो कोई फ़ायदा नहीं है। लोग उसको नहीं याद करेंगे। केवल आप सुंदर हैं इससे कोई मतलब नहीं है। भविष्य में जब आपकी मृत्यु हो जाएगी कोई याद नहीं करने वाला है। अगर वही महिला जो कि इतनी खूबसूरत थी, बहुत सारे काम करती, कुछ अच्छा करती, दुनिया को कुछ न कुछ देती, तो इतनी दिक्कत नहीं झेलनी पड़ती पोएट को कि अब कौन याद करेगा, तब तो सब लोग उसको याद करते। बहुत सारे ऐसे लोग भी हुए हैं जो बहुत सुंदर नहीं थे, लेकिन उन्होंने ऐसा काम किया है कि अभी भी सब लोग, जैसे कि बहुत सारे वैज्ञानिक, इतने सारे उन्होंने काम किए हैं कि लोग उनके आविष्कारों से कितना यूज़ कर रहे हैं और उन आविष्कारों के जरिए ही वो जिंदा है। तो यहाँ पे उनको सोचना नहीं पड़ा होगा कि हमारे मरने के बाद हमको कौन याद करेगा। इसलिए अगर व्यक्ति को अगर ना भी सुंदर है तो कोई बात नहीं, अगर सुंदर है भी तो उसे काम करना चाहिए, नहीं तो उसे इस भविष्य में, इस दुनिया में कोई याद नहीं करने वाला है। राइट ए नोट ऑन द फिलोसफिकल मीनिंग ऑफ द पोएट। फिलोसफिकल का मतलब होता है दार्शनिकवाद। इसका क्या मीनिंग है पोएम में, दार्शनिकवाद का कैसे यूज किया गया है। तो पोएट प्रेजेंट ए फिलोसफिकल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ इन द पोएम, यानी इस कविता में पोएट ने एक मानव जीवन के दार्शनिक पहलू को उजागर किया है। द पोएम दो शॉर्ट इज एक्सट्रीमली मीनिंगफुल। भले ही कविता बहुत छोटी क्यों ना हो, लेकिन इसका अर्थ बहुत ज़्यादा है, बहुत ही सार्थक है, सही है। द पोएट इज एग्रीव्ड बाय द डेथ ऑफ हिज बिलव्ड। एग्रीव्ड का मतलब होता है पीड़ित होना, व्यथित होना, दुखी होना। जैसे ही उनकी प्रेमिका की, उनकी बिलव्ड की मृत्यु हो गई है तो पोएट बहुत ज़्यादा दुखी हो गए हैं। अब उनको ऐसा क्या लग रहा है, थोड़ा फिलॉसफी आ गई है, दार्शनिकवाद आ गया है, सच्चाई दिखने लगी है। वो इस विचार के हो गए हैं कि मैन तो मॉर्टल है, यानी खुद को सांत्वना दे रहे हैं कि
आदमी जो है मरणशील है, यानी उसकी मृत्यु होगी ही होगी, लेकिन सोल आत्मा इज़ इमॉर्टल, यानी आत्मा जो है अमर है। आत्मा कभी मर नहीं सकती, गीता में भी लिखा हुआ है। बॉडी इज पेरिसेबल, पेरिस का मतलब होता है नष्ट हो जाना, मर जाना, ख़त्म हो जाना, क्षय हो जाना। शरीर का तो एक दिन क्षय हो जाएगा, बट सोल इज इटर्नल, इटर्नल का मतलब होता है शाश्वत होना, यानी जो अनंत काल तक बना रहे। द पोएट सेड दैट ही वुड चेरिश हर मेमोरी फॉर एवर अंटिल ही डाई। चेरिश का मतलब होता है संजोना, संजो कर रखना। कवि कहते हैं कि जब तक मैं नहीं मरूंगा तब तक मैं उसकी याद को अपने दिल में संजो कर रखूंगा, उसको जमा करके रखूंगा। ही इज सैड टू रियलाइज, और वो बहुत ही दुखी हो गए हैं अब इस बात को जानकर कि अब जब मैं मर जाऊंगा तो कोई उसको याद नहीं करेगा, और उसका फेम यानी उसकी जो प्रसिद्धि है मे और मे नॉट लास्ट लॉन्ग, यानी उसकी प्रसिद्धि आगे रहेगी भी या नहीं भी रहेगी। अब यह है क्वेश्चन नंबर 5 और ये है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। व्हाट मेक्स यू फील दैट पोएम इज आयरनिकल इन मीनिंग। आयरनिकल का मतलब होता है विडम्बना, विडम्बना भरी कविता है। कहना कुछ और जा रहा है, मीनिंग कुछ और निकल रहा है, ऐसा होता है आयरनिकल का मीनिंग। तो एपिटैफ कविता वॉल्टर डेला मेयर के द्वारा लिखी गई है। ब्रिटिश पोएट थे। कब लिखी है? जब उनकी बिलव्ड की डिमाइज हो गई, डिमाइज यानी मृत्यु हो गई, जिन्हों की वो पूरे इंटेंसली यानी बहुत ज़्यादा गहराई से वो प्रेम करते थे। ही लव्ड एंड केयर फॉर हर ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम, यानी जब तक उसका जीवन रहा, उस महिला का जीवन रहा, तब तक कभी उसको प्यार करते रहे, उसकी देखभाल करते रहे, और जैसे ही उसकी मृत्यु हुई उन्हें एक बहुत बड़ा सदमा लग गया, कवि को सदमा लग गया, शॉक लग गया। शी वॉज बरीड इन ए टॉम्ब, एक स्मारक में उसको दफना दिया गया। एंड ए कॉमेमोरेटिव इंस्क्रिप्शन वॉज इंग्रेव्ड ऑन द मॉर्चुरी मॉन्यूमेंट। एक एक करके मीनिंग समझते हैं। कॉमेमोरेटिव का मतलब होता है स्मरणीय, याद रखने योग्य। इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है शिलालेख, अभिलेख। इंग्रेव्ड का मतलब होता है उस पर उकेरना, खुदा हुआ। मॉर्चुरी का मतलब होता है मुर्दा घर, शवगृह। मॉन्यूमेंट यानी वही स्मारक। उसे एक टॉम्ब में दफना दिया गया और उसके मॉन्यूमेंट पर, उसके इंस्क्रिप्शन पर एक स्मरणीय लेख लिख दिया गया, उस पर उकेर दिया गया। द होल पोएम डील्स विथ हर सैड एंड, यानी उस महिला का जो एंड हुआ, उसकी जो अंत हुई वो बहुत ही दुखद हुई। यानी आपने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा कि लोग कहते हैं कि उसका जीवन कैसा रहा, ऐसी वो उसकी मृत्यु बताएगी। तो कभी महिला का जीवन कैसा रहा वो उसकी मृत्यु बता रही है। महिला का बहुत ही दुखद अंत हो जाता है, और इसका जो प्रभाव वो सबसे ज़्यादा पोएट पर पड़ता है, क्योंकि पोएट उससे प्रेम करते थे और वो बहुत हद तक क्या, बहुत एकदम पूरे तरीके से उससे प्रभावित होते हैं। पोएट इज़ आयरनिकल इन नेचर, पोएम जो है विडम्बना से भरी हुई है, क्योंकि ये दो मीनिंग को बता रही है। पहला है अपरेंट और सरफेस मीनिंग। अपरेंट और सरफेस मीनिंग का मतलब होता है जो स्पष्ट वर्णन दे, और दूसरा होता है इम्प्लाइड मीनिंग, यानी कि उसमें छिपी हुई बात क्या है, अस्पष्ट बात क्या है। अब यहाँ पे देखिए दोनों मीनिंग को समझते हैं। पहला है अस्पष्ट मीनिंग। अस्पष्ट मीनिंग यही है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो लोग काफ़ी दुखी हो जाते हैं और उसको जीवन भर याद करते हैं, क्योंकि कभी भी यही बोल रहे हैं कि महिला की मृत्यु हो गई, मैं उसको बहुत प्यार करता था, और अब तो कभी बूढ़े भी हो गए हैं फिर भी नहीं भूल पाए हैं, और उसको भूल नहीं पाए हैं, और कभी कभी अभी भी वो उसकी कब्र पर जाते हैं और उस महिला को याद करते हैं। अस्पष्ट मीनिंग ये है। अब जाते हैं इसके अस्पष्ट मीनिंग पे, यानी इसमें छिपा हुआ बात क्या है। तो छिपा हुआ बात यही है कि ब्यूटी जो है शॉर्ट लिव्ड है, थोड़े समय के लिए ही ब्यूटी होती है। किसी को भी इस पर घमंड नहीं करना चाहिए अपनी सुंदरता पर, क्योंकि सुंदरता से कुछ होना जाना नहीं है, इससे कुछ नहीं मिलने वाला है। सच्ची सुंदरता केवल इसी में है कि व्यक्ति जो है अच्छे से अच्छा काम करे,
क्योंकि एक दिन ये शरीर लोगों को मिला है, एक दिन ये भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसके जो काम है, उसके जो कार्य हैं, अच्छे कार्य हैं, उसको हमेशा के लिए याद किया जाएगा। कभी यही संदेश दे रहे हैं। तो दोस्तों, इसका पूरा क्वेश्चन और आंसर कंप्लीट हुआ। आप दूसरे चैप्टर्स के भी क्वेश्चन आंसर इस चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।